Yes. Good evening, all of you. Yes, let us discuss about the theory of superposition of waves. तो इस चैप्टर के अंदर हमने लास्ट टाइम इंटरफेरेंस के बारे में डिस्कस किया था. ठीक है, डिटेल में हमने अलग अलग उसके जो कंडीशंस है तो वो सब देखा था. देखो, अगर सबसे पहले लेक्चर में जो अगर बात की जाए तो जो बताया गया था कि this whole chapter consists of 3 different parts. First part is the interference, which you have seen last time. The second part consists of beats and Doppler effect. ठीक है ना, Doppler effect और beats, phenomena of beats, ये दोनों हमको आज के लेक्चर में डिस्कस करने हैं. और तीसरे लेक्चर में, मतलब कल के लेक्चर में, हमको स्टेशनरी वेव्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करना होगा. Just wait. ओके, यस. तो देखो ठीक से, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट द बीट्स. ठीक है ना, डॉपलर इफेक्ट और बीट्स का जो फिनोमेना होता है तो उसके बारे में हमको डिस्कस करना है. यस, तो चलो ठीक है. सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि व्हाट इज द फिनोमेना ऑफ बीट्स एंड व्हेन द बीट्स आर प्रोड्यूस्ड एंड what are the conditions for beats to produce. देखो, होता क्या है ना कि जब दो वेव्स, मान लो कि हमारे पास दो सोर्सेस है, एक ट्यूनिंग फोर्क है ये सपोज 1, और दूसरा एक ट्यूनिंग फोर्क है, ट्यूनिंग फोर्क 2 सपोज. ठीक है, अब ये दोनों जो ट्यूनिंग फोर्क्स है वो अगर सपोज अपना अपने फ्रीक्वेंसी के साथ अगर वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसने जो वेव प्रोड्यूस किया वो अलग फ्रीक्वेंसी का है, सपोज इट इज ऑफ द फ्रीक्वेंसी n1. ओके, and the second tuning fork is producing its own waves which have the frequency n2, which is slightly different. अब इन दोनों के बीच में भी बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा डिफरेंस होना चाहिए. छोटा मतलब कितना छोटा, n1 minus n2 should be less than 10. okay, that is the condition for the beats to realize. मतलब हमको प्रैक्टिकल में बीट्स सुनने के लिए ये कंडीशन है कि जो डिफरेंस है दोनों फ्रीक्वेंसीज के बीच में वो 10 से छोटा होना चाहिए. जैसे अगर सपोज फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि एक ट्यूनिंग फोर्क 1 जो है उसका फ्रीक्वेंसी हो सपोज 310 और दूसरे का फ्रीक्वेंसी है सपोज 305. इट्स ओके, वी कैन डू दिस, वी कैन सी. इवन एक का फ्रीक्वेंसी हो सकता है सपोज मान लो 252 और दूसरे का फ्रीक्वेंसी हो सकता है 256. then also the beats will be produced in this situation. That means the basic condition is that amplitude of the both of the waves must be same, but the frequency should be nearly same. Nearly same means not exactly same, but it should be slightly different. Okay, and the difference should be less than 10. Then and then only we can hear the beats. And basically precisely what happens here is, if suppose the two waves, one of the frequency 310 hertz and the other one of frequency 305 hertz just sounded together, then we can get 5 beats per second. ठीक है, 5 beats per second ये हमको मिलेगा. And this number of beats heard per second is actually called as the bit frequency. Remember, what is this called? It is called as the beats frequency. तो bit frequency इसको ही बोलते हैं, याद रखो ठीक से. This is called as bit frequency, and this bit frequency is always equal to the difference of the frequencies of the two waves which are producing those beats. तो अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर दिखेंगे ठीक से, तो ये जो 250 हर्ट्ज का और 256 हर्ट्ज का जो दो वेव्स है, तो वो जो दोनों वेव्स जब एक ही साथ बजाए जाएंगे, एक ही साथ जब वो प्ले होंगे, तो हमको कितने बीट्स मिलेंगे? वी कैन से 4 beats so will be heard per second.
So we can say that this bit frequency here will actually be equal to 4 hertz. ये जो bit frequency है, ये जो 4 hertz है, इसको हम क्या बोलते हैं? Bit frequency बोलते हैं. याद रखो से. So the number of bits heard per second, or we can say the bit frequency, is actually equal to the difference of the frequencies of the two waves producing those bits. And ये एक प्रैक्टिकल उसका एप्लीकेशन है, याद रखो ठीक से. और इसका अगर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर देखेंगे ठीक है, तो ये इस तरह से बनता है कि अगर मान लो कि दो वेव्स, एक वेव जो है वो इस तरह से पैदा हो रहा है और दूसरा वेव जो है वो इस तरह से पैदा हो रहा है, जिसका फ्रीक्वेंसी थोड़ा अलग है. तो इन दोनों वेव्स को जब हम ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट वेव हमको मिलेगा तो वो इस तरह से होगा, जिसमें स्टार्टिंग में एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा होगा. क्यों? क्योंकि बोथ ऑफ दिस वेव्स विल बी इन सेम फेज इनिशियली. स्टार्टिंग में वो दोनों वेव्स सेम फेज में होंगे, इसलिए एम्पलीट्यूड जरूर ज्यादा होगा, नो डाउट. But as the time goes on increasing, the phase difference goes on increasing, and the phase difference, when the phase difference becomes pi, here, that at this point the phase difference between the two waves becomes pi, and that's why in this case the amplitude becomes 0. The both of the waves just cancel each other at this particular instant only, and then again the phase difference increases beyond pi, and hence the phase difference, जैसे phase difference बढ़ता है तो amplitude also goes on increasing, and it becomes maximum at a point where the phase difference becomes 2 pi here, remember. And also afterwards the phase difference goes on increasing still beyond 2 pi, and hence the amplitude again goes on decreasing continuously and becomes 0 once the phase difference becomes 3 pi once again. And whenever again the phase difference becomes 4 pi, we can see the amplitude to be increasing and becoming maximum at a particular point once again when the phase difference becomes 4 pi, and so on like that. तो इस तरह से हमको वेव फॉर्म मिलता है जिसमें जो एम्पलीट्यूड है वो अल्टरनेटली कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा होता रहता है. Here we can see this portion or this instant when the minimum of sound is heard is called as the waning. Remember, इसको बोलते हैं waning. और ये जो instant होता है जहाँ पे हमको maximum sound मिलता है उसको बोलते हैं waxing. Remember, waxing and wannings, these are produced alternately. देखो यहाँ पे ये waning हो गया, फिर waxing आ गया, फिर वापस यहाँ पे waning आएगा, फिर ये waxing होगा, फिर waning, फिर waxing, and so on like that alternately. Okay, and the time interval between any two waxings, ठीक है. तो अभी यहाँ पे देखो, इसमें ये जो टाइम इंटरवल है, यहाँ से यहाँ पे एक वैक्सिंग पैदा हो गया, उसके बाद दूसरा वैक्सिंग पैदा होगा, उसके बीच में जो टाइम पीरियड निकल जाता है, टाइम इंटरवल मिलता है, उसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ बीट्स. रिमेंबर, या उसको सिंपली टीबी से हम डिनोट कर सकते हैं, नो डाउट. टीबी का मतलब क्या हुआ? पीरियड ऑफ बीट्स. ओके, एंड इवन द टू वैनिंग्स, दो वैनिंग्स के बीच में जो टाइम गैप है उसको भी हम पीरियड ऑफ बीट्स बोल सकते हैं, नो डाउट. And the reciprocal of this period is called as the frequency of beats, and this frequency of beats is nothing but the 1 upon period of beats. And this frequency of beats happens to be actually the difference of the two frequencies of the waves which are producing those beats. Remember, and also remember that here the resultant wave जो बनता है, अभी देखो ना, ये frequency of beats मतलब क्या है? क्या वो resultant wave का frequency है क्या? Just tell me in the chat box fast. Is the beats frequency is same as the wave frequency of resultant wave? देखो, समझो एक वेव जो है वो 252 मतलब 252 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का एक वेव है, और दूसरा जो है वो 256 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी का दूसरा वेव है. ये दोनों वेव्स जब कंबाइन होंगे, साइमल्टेनियसली हम उनको सुनेंगे, तो हमको 4 हर्ट्ज बीट्स फ्रीक्वेंसी जो है वो 4 हर्ट्ज सुनाई देता है, वो हमने बोला अभी. ठीक है, क्या ये इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों वेव्स कंबाइन होंगे तो ये जो रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस होगा, उस रिजल्टेंट वेव का फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज होगा क्या? अरे बोलो जल्दी फटाफट. Unmute your mic and just speak fast. What do you think?
ओके, एक ही रिप्लाई मिला मुझे। ओके, और एक, ठीक है, जल्दी बोलो फटाफट। देखो सी, यहाँ पे एक सिंपल सी बात सोचने जैसी है कि 252 हर्ट्ज का एक वेव, 256 हर्ट्ज का दूसरा वेव जब कंबाइन होंगे तो जो वेव बनेगा उस वेव का फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज कैसे हो सकता है? इट्स नॉट लाइक दैट। जो रिजल्टेंट वेव बनता है उसका फ्रीक्वेंसी नहीं है 4 हर्ट्ज। रिजल्टेंट वेव का फ्रीक्वेंसी है क्या है, बताता हूं मैं तुमको। देखो, रिजल्टेंट वेव का फ्रीक्वेंसी होता है इन दोनों के एवरेज के बराबर। एवरेज कितना आता है, ये देखो 252 प्लस 256 divided by 2. If we work this out, then we can get this simplified as 254 hertz. This is actually the frequency of resultant wave. Remember, the resultant wave का जो frequency है वो कितना होता है, 254 hertz होता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे हम n1 प्लस n2 अपॉन 2 इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं आराम से, करेक्ट है? n1 प्लस n2 अपॉन 2, this average frequency is the frequency of resultant wave formed here. Then what is this 4 hertz then? 4 hertz क्या है फिर, किसका फ्रीक्वेंसी है ये 4 hertz? यस, कौन बताएगा? पुट इट इन चैट बॉक्स फास्ट। अरे बीट्स का तो ठीक है, बट एग्जैक्टली इन अदर वर्ड्स व्हाट कैन वी से? बीट फ्रीक्वेंसी है वो तो ठीक है, मतलब, लेकिन ये किसका फ्रीक्वेंसी है? देखो, रिजल्टेंट वेव का फ्रीक्वेंसी तो 254 हर्ट्ज है, फिर 4 फ्रीक्वेंसी किसका है? सिंपल वर्ड्स में क्या कहेंगे? देखो, ये जो 4 हर्ट्ज, सॉरी, ये 254 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी का जो वेव है, उस वेव का लाउडनेस, ये देख रहे हो, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है? लाउडनेस। लाउडनेस का मतलब तो समझ सकते हैं कि नहीं? जैसे अगर सपोज साउंड का लाउडनेस कभी बढ़ता है कभी कम होता है, तो यहाँ पे लाउडनेस जो है वो यहाँ पे इस पॉइंट पे ज्यादा है, और इस पॉइंट पे हम देख रहे हैं वो कम है। वापिस यहाँ पे बढ़ गया, वापिस यहाँ पे कम हो गया। तो इस तरह से ये जो लाउडनेस का इंक्रीज या डिक्रीज होने का जो फ्रीक्वेंसी है वो है यहाँ पे 4 हर्ट्ज। मतलब 1 सेकेंड में 4 बार साउंड जो है वो बढ़ेगा कम होगा, फिर से बढ़ेगा कम होगा, फिर से बढ़ेगा कम होगा, लेकिन जो साउंड है उस साउंड का जो फ्रीक्वेंसी है वो 254 हर्ट्ज ही रहेगा, जो कि दोनों क्या एवरेज के बराबर है। तो वो बीट फ्रीक्वेंसी नहीं कहलाता है। बीट फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं? वैक्सिंग और वैनिंग के ऑल्टर होने का जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम बीट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। मतलब नंबर ऑफ वैक्सिंग्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है? बीट फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट द number of waxings produced per second, or in short number of vannings produced per second. And since one waxing plus vanning gives us a beat, okay, remember, one waxing plus one vanning constitutes a beat. That's why the number of waxings produced per second or number of vannings produced per second is nothing but same as the number of beats produced per second, which is called as the bit frequency. So that bit frequency is happens to be the difference of the two waves here. तो ये बात याद रखो ठीक से. So this is the phenomena of beats. If we talk about the equations, तो एक वेव जो फर्स्ट वेव जो है इसके अंदर का उसका इक्वेशन हुआ करता है a sin ओमेगा 1 t, जिसको हम 2 पाई इंटू n1 t ऐसा लिख सकते हैं. दूसरा वेव जो है तो उसको हम लिख सकते हैं इस तरह से a sin, दूसरे वेव का फ्रीक्वेंसी अलग होगा कि नहीं, तो जरूर उसका जो इक्वेशन होगा वो बनेगा 2 पाई n2 into t, and then the resultant wave y will have this equation, that is y1 plus y2, which when if we take a common from these two brackets here, then we can be left with sine of 2 pi n1 t plus sine 2 pi n2 t. And if we just replace use this formula sin c plus sin d here, तो यहाँ पे अगर हमने sin c plus sin d का फॉर्मूला यूज किया ना,
तो ये जो y है, तो मतलब जो इक्वेशन है, तो वो हमको मिल जाता है a इंटू 2 साइन c प्लस डी बाई 2, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई इंटू n1 प्लस n2 अपॉन 2 इंटू t इंटू cos, here it will be 2 pi again in bracket into n1 minus n2 upon 2 into t. Okay, so here this will be actually the equation of the resultant wave formed here. Yes. And from this equation only we can just get that, यहाँ पे देख सकते हो एक बात कि ये n1 plus n2 upon 2 जो है, तो उसको अगर हम सपोज कैपिटल N अगर लिख देंगे तो हमको ये मिल जाएगा इक्वेशन इस तरह से 2a sin 2 pi capital N t, okay, into cos, here it will be 2 pi into इस n1 minus n2 जो है, तो उसको सपोज हमने एज इट इज रखा या स्मॉल n लिख दिया सपोज, ठीक है, तो स्मॉल n अपॉन 2 इंटू टी, ये इस तरह से, तो इसमें से ये हमको एक मिलता है। अभी इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे ठीक से, तो y इज इक्वल टू जो है 2a cos और ब्रैकेट में 2 पाई n बाई 2 इंटू टी इंटू साइन ऑफ 2 पाई कैपिटल N इंटू टी। अभी इस पूरे जो चक है, ये पूरा जो ब्रैकेट है, वो एक्चुअली एम्पलीट्यूड के जैसा काम करता है। This becomes the amplitude and that is to be multiplied with sine of 2 pi nt kept as it is. And here we can just compare this equation with the original equation here. ये जो original दो equations देखी नहीं, इनके साथ अगर हम compare करेंगे तो इससे हमको मिलता है कि this is the equation of a wave with frequency capital N, where capital N is actually going to be n1 plus n2 upon 2. ये जो मैंने बोला था ना अभी कि ये जो n1 plus n2 upon 2 को हमने यहाँ पे capital N डाल दिया, that is going to be the frequency of resultant wave here, but the amplitude of this wave contains this cos of amplitude of this wave contains this factor cos of 2 pi nt, and this factor will be maximum. ये जो है amplitude जो है वो maximum कभी होगा जब cos of that angle will be plus or minus 1. तो cos of the angle that is अगर ये 2 कैंसिल कर देते हो, ये देखो ये 2 कैंसिल कर दो, तो हमको बचेगा pi into small n into t, so this should be equal to plus or minus 1, which is possible only when this pi n t should be equal to either 0 or pi or 2 pi or 3 pi 4 pi and so on like that up to infinity. And this is possible only when this t happens to be actually pi will get cancelled from every side, and if we just take this in the denominator, then we can get this 0 by n, और दूसरा फैक्टर आएगा यहाँ पे 1 बाय n, या तो फिर तीसरा फैक्टर आएगा 2 बाय n, या चौथा फैक्टर आएगा 3 बाय n, 4 by n and so on like that. So here the time period, the period of bits is nothing but the time interval between any two waxings, which can be written as 1 upon n minus 0, which is going to be 1 upon n, and hence we can say that the frequency of bits here, which is going to be the reciprocal of period, which happens to be actually small n, which is nothing but n1 minus n2. देखो यहाँ पे हमने n1 minus n2 यूज किया था कि नहीं, ये n1 minus n2 को ही हमने n डाला था, इसलिए वो यहाँ पे frequency of bits बनेगा. And in the same way we can also prove that the minimum Manning's का जो time interval है, तो time period जो है वो भी उतना ही आता है, n1 minus n2 के बराबर ही आता है, ये बात याद रखो ठीक से. बट अब इसमें देखो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे बिट्स के ऊपर, तो अगर मान लो कि एक दो ट्यूनिंग फोर्क्स है, ठीक है, ये दो ट्यूनिंग फोर्क्स है, उसमें से एक का फ्रीक्वेंसी तुमको ऑलरेडी दिया हुआ है, सपोज 400 है, ठीक है, इसको हम बोल देंगे A और दूसरे को बोल देंगे B. इसका फर्स्ट वाले ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी 400 है, लेकिन अभी दूसरे ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी हमको दिया नहीं है, ठीक है, लेकिन सिर्फ इतना दिया है कि दोनों के बीच में 4 बिट्स प्रोड्यूस होते हैं. अगर 4 बिट्स प्रोड्यूस होते हैं तो फिर दूसरे ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए,
either it may be 404 or it may be 396, right? दोनों में से कोई भी एक पॉसिबल आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, नो डाउट। बट इसमें से अगर हमको पता चल जाए कि इन दोनों में से कौन बड़ा है, ठीक है, ये ए बड़ा है या बी बड़ा है, दोनों में से कौन बड़ा है वो अगर पता चल गया, तो अगर हम तो उससे क्लियर हम पता कर सकते हैं कि बड़ा छोटा अगर पता चल जाए, तो जो पता नहीं है हमको, बी का जो फ्रीक्वेंसी हमको पता नहीं है, वो हम डेफिनेटली ढूंढ सकते हैं कि अगर पता चलता है कि बी इज ग्रेटर देन ए, तो वी कैन से दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ बी विल बी 404। बट अगर ये पता चलता है कि बी, the frequency of B is going to be less than the frequency of A, then we can select this 396 as the correct option. So in this way, और ये बड़ा या छोटा ये पता करने के लिए दो क्राइटेरिया यूज किए जाते हैं। एक तो अभी देखो, अगर मान लो कि एक ट्यूनिंग फोर्क है हमारे पास, उसके जो प्रॉन्ग्स होते हैं ना, प्रॉन्ग्स, ठीक है, इफ द प्रॉन्ग्स ऑफ ट्यूनिंग फोर्क आर फाइल्ड लिटिल, अगर ये ट्यूनिंग फोर्क के प्रॉन्ग्स हम फाइल करेंगे, फाइल मतलब अगर उसके प्रॉन्ग्स जो है उसको अगर थोड़ा सा घिसेंगे, ठीक है, तो घिसने की वजह से क्या होता है, समझो ये प्रॉन्ग्स जो है वो हमने थोड़ा घिस के उसको थोड़ा सा कम कर दिया, ये देखो ऐसे इस तरह से, ओके, घिस घिस के उसको कम कर दिया। सेम वैसे ही इस तरफ से भी हमने उसको घिस घिस के कम कर दिया इस तरह से, ठीक है। तो जैसे ये प्रॉन्ग्स हम घिसेंगे तो फाइलिंग बोलते हैं उसको, तो फाइलिंग करने की वजह से क्या होता है, फ्रीक्वेंसी प्रॉन्ग्स जो है वो हल्के बनते हैं, दे बिकम लाइट, एंड लाइट बनने की वजह से फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ता है, उस ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। याद रखो ठीक से, फाइलिंग के बाद हमेशा फ्रीक्वेंसी बढ़ता है। बट अगर मान लो कि इसी ट्यूनिंग फोर्क को अगर हमने वैक्स के अंदर डुबो दिया और फिर बाहर निकाला, तो क्या होगा, देखो वैक्स के अंदर डुबोने से वो जो है थोड़ा मोटा हो जाएगा, इस तरह से सम वैक्स विल जस्ट गेट स्टिक ऑन इट, and because of that it will become somewhat heavy, and prongs will become heavy, and because of that its frequency will just decrease, because it will take more time to vibrate, and that's why wax में डुबोने की वजह से क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा। तो ये बात याद रखो ठीक से, ठीक है। तो जिस जिस ट्यूनिंग फोर्क को हमने वैक्स के साथ अंदर डुबोया है उसका फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा, और जिस ट्यूनिंग फोर्क को हमने फाइलिंग किया है तो उसका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा। ये बात याद रखो ठीक से। दिस इज द सिंपल फैक्ट टू रिमेंबर इन दिस सिचुएशन ऑफ बीट्स, ओके। कभी कभी क्या होता है ना कि तुमको दिया होता है कि द नंबर ऑफ ट्यूनिंग फोर्क्स लाइक N1, N2, N3, N4 and so on up to suppose Nk. All these tuning forks are arranged in such a way that they are in increasing order like this. उनके फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो अरेंज किए हुए होते हैं, और ये दिया हुआ होता है कि फर्स्ट एंड लास्ट ट्यूनिंग फोर्क के बीच में रिलेशनशिप दिया हुआ होता है। हो सकता है कि फर्स्ट एंड लास्ट ट्यूनिंग फोर्क का डिफरेंस दिया हुआ हो, या सम दिया हुआ हो, या ऐसा दिया है कि लास्ट ट्यूनिंग फोर्क इज जस्ट डबल ऑफ द फर्स्ट वन, ऐसा भी दिया हो सकता है। बट ये हर एक जो ट्यूनिंग फोर्क्स है वो एक दूसरे के साथ, मतलब ये दोनों ट्यूनिंग फोर्क्स अगर हम बजा देंगे तो मान लो कि कुछ ना कुछ 4 बीट्स प्रोड्यूस होते हैं, ऐसा बोल दिया है। इन दोनों के बीच में भी मान लो 4 बीट्स प्रोड्यूस होते हैं, इन दोनों के बीच में भी 4 बीट्स प्रोड्यूस होते हैं। ऐसे हर पेयर अगर हम यूज करेंगे, हर सक्सेसिव पेयर जो है उनके बीच में कितने बिट्स, नंबर ऑफ बिट्स प्रोड्यूस होते हैं, वो अगर हमको दिया है और वो अगर डी है, डी नंबर ऑफ बिट्स आर प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड between every 2 pair of tuning forks, then in that case we can see that this whole sequence will be just like a AP, arithmetic progression. We already seen it in the 11th standard. So in that case we can just get the frequency of kth tuning fork. If you want to find out the frequency of kth tuning fork, then it will be N1, matlab the frequency of the first tuning fork plus k minus 1 into D here. So D, ये जो फॉर्मूला है वो हमारा ऑलरेडी जो हमारे पास फॉर्मूला था, जो कि Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, करेक्ट है। ये फॉर्मूला जैसे होता है सेम वैसे यहाँ पे Tn के बदले क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट ट्यूनिंग फोर्क विच इज Nk। A के बदले कौन आ गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क विच इज N1, एंड K ट्यूनिंग फोर्क्स है टोटल, तो इसलिए यहाँ पे K-1 आ गया, और D इज गोइंग टू बी द डिफरेंस।
कॉमन डिफरेंस उसको बोलते हैं, which is the number of beats produced per second when any two successive tuning forks are sounded together, which is going to be the same for all these tuning forks. So in this case, by getting a relationship between nk and n1, we can just get this another equation between nk and n1, and we can find out whatever we want to find it out. Okay, कभी कभी बोलते हैं कि the last tuning fork is going to be octave of the first. ये सुना है कभी octave वर्ड? octave का मतलब क्या होता है? कई कई बच्चे समझते हैं कि octave का मतलब 8 टाइम्स होता है. नहीं, octave का मतलब होता है 2 टाइम्स. ठीक है, याद रखो ठीक से. octave का मतलब होता है डबल. डबल का मतलब ही ऑक्टेट. octave, हाँ, octet नहीं, octave. ठीक है, तो if suppose it is said that the frequency of last tuning fork is just octave of the first one, then it means that the frequency of last one will actually be double of frequency of first one. ये बात याद रखो ठीक से. ठीक है, yes. And Doppler effect का भी एक important concept हमको यहाँ पे study करना है. We already have seen that whenever the source and observer, suppose this is the source of sound obviously, and this is the observer, suppose. Okay, so when this source and observer are in motion, if suppose that this source is moving towards the observer with the velocity vs, okay, s stands for source and o means observer, and suppose that the observer is moving towards the source with the velocity vo, suppose, then in that case we'll see the frequency. अभी यहाँ पे सपोज सोर्स जो फ्रीक्वेंसी वेव्स इमिट कर रहा है उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे n है. ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इमिटेड बाय द सोर्स इज गोइंग टू बी n, no doubt, but observer will hear more number of waves than the emitted by the source, and that's why the apparent frequency by this observer will be greater than original frequency of emitted by the source. That will be called as a na. Na मतलब apparent frequency. So here we can see the apparent frequency Na in this case is given by the formula V plus Vo upon V minus Vs into N. Here N stands for the original frequency emitted by the source, and Na means the apparent frequency heard by the observer. Remember. And at the same time here, if suppose this source and observer are moving away from each other, if suppose this is the source and observer is just moving in this direction, but the source is moving in this direction, then what will happen is the waves, as soon as they are emitted by this source, will just get ratified, and because of that the source observer will hear the lesser number of waves than they are emitted by this source per second, and that's why the frequency heard by the observer will be actually less than the frequency emitted by the source. It will be given by the formula V minus Vo upon V plus Vs into N. Okay, here N again stands for the actual frequency and Na means the apparent frequency heard by this observer. Remember, so ये जो है, this is the Doppler effect. So the apparent change in the frequency of sound as heard by the observer due to the relative motion between source and observer is called as the Doppler effect. Remember, and this is the situation when, or this is the condition in case when the approaching situation इसको हम बोल सकते हैं. Approaching मतलब क्या? Both of them are approaching each other. Both मतलब कौन? Source of the sound and observer. Both of them are approaching each other, and this is the receding situation. Both of these are just moving away from each other. In that case, the apparent frequency will get decreased, and in this case the Doppler effect will be produced and the frequency will get decreased, and here the frequency will get increased. Remember. Yes. And obviously if one of them is as at rest, अगर observer rest में है तो VO के बदले 0 डाल देंगे बिल्कुल. अगर suppose source is at rest but observer is moving towards it, then source का जो velocity है Vs उसके बदले हम 0 डाल देंगे यहाँ पे बिल्कुल. So accordingly this formula can be modified.
इवन इन दिस केस ऑल्सो रिसीटिंग सिचुएशन में भी अगर सपोज ऑब्जर्वर रेस्ट में है तो वीओ को 0 डालना पड़ेगा, और अगर सोर्स रेस्ट में है तो फिर वीएस को 0 डालना पड़ेगा, नो डाउट। तो वो तो हो जाएगा, वो कर सकते हैं। बट रिमेंबर दैट दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली व्हेन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग along the line joining each other। तो मतलब सोर्स और ऑब्जर्वर जो है वो एक दूसरे को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग मूव कर रहे हैं, तो ऐसे केस में ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, नो डाउट। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मान लो ऐसा एक ये लाइन ज्वाइनिंग है, ये सपोज यहाँ पे सोर्स है, ठीक है, दिस इज द सोर्स एंड दिस इज सपोज द ऑब्जर्वर, एंड हियर द सोर्स इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन हियर, ओके। तो ये जो सोर्स है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है with the velocity VO, and suppose that the observer is actually moving in this direction here with the velocity VO। सोर्स का वेलोसिटी क्या होगा? VS, right? चलो ठीक है। So now in this case if these two velocities are making angles alpha and beta here in this case with the line joining these two source and observer, then in this case the component of this velocity will be considered। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस vs को रिजोल्व करेंगे और उसका एक कंपोनेंट यहाँ पे कंसिडर करेंगे, एक देखो इस तरह सा ये वाला, तो इसको हम बोलेंगे vs इंटू कॉस अल्फा, और इसको भी हम कंसिडर करेंगे, इसका एक्स कंपोनेंट जो है वो कंसिडर करेंगे, उसको बोलेंगे vo cos बीटा, ओके। एंड दिस ये जो कंपोनेंट्स है तो वो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, तो फॉर्मूला विल बी एक्चुअली, अब यहाँ पे वो फिर भी अप्रोचिंग सिचुएशन है, तो अप्रोचिंग सिचुएशन होने की वजह से v प्लस vo cos अल्फा, सॉरी vo cos बीटा अपॉन v माइनस vs cos अल्फा and multiplied by n। This will actually be the formula for finding the apparent frequency in this case। Remember, ये बात याद रखो ठीक से कि Doppler effect can be applied even the source and observer are moving at an angle in a direction which is making an angle alpha and beta with the line joining these two, remember। But in that case we have to consider the components of velocities along the line joining the two, remember, okay। तो ये एक पार्ट है। and in this case of the Doppler effect, if suppose wind is flowing, अगर हवा फ्लो हो रही है, सपोज कि यहाँ पे सोर्स है और यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ठीक है, तो अगर हवा जो है एयर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, सपोज पूरे इसमें पूरे रीजन में एयर जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, उसका जो वेलोसिटी है उसको हम बोल देंगे VW, चलेगा ना। और साउंड का जो वेलोसिटी है वो कितना है, साउंड जिस स्पीड से ट्रैवल करता है उसको हमने v बोल के रखा है। सो इन दिस केस द डॉपलर इफेक्ट का जो फॉर्मूला है तो उसके अंदर बाकी सब सेम एज इट इज रहेगा। अगर अप्रोचिंग सिचुएशन है तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनता है सेम वैसा ही बनेगा अप्रोचिंग सिचुएशन में, मतलब सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स, तो जो बनता है वो सेम वैसे ही बनेगा। सिर्फ यहाँ पे हमारा नॉर्मल फॉर्मूला क्या है वो हम पहले लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाता है v प्लस vo अपॉन v माइनस vs इंटू n, ऐसा ही नहीं। लेकिन अभी जबकि यहाँ पे विंड फ्लो हो रहा है तो उस केस में क्या होगा कि द वेलोसिटी ऑफ साउंड विल एक्चुअली बी रिप्लेस्ड बाय v प्लस vw in both numerator as well as denominator। So this will actually be the formula for Doppler effect in case when the wind is flowing from source to observer। But in case when the wind is flowing in the opposite direction, then the velocity of sound will be replaced by v minus vw in that case, okay, it will get decreased। So velocity of sound has to be replaced in case when the wind is flowing in different directions, okay। So ये बात अभी याद रखो ठीक से। Okay, so this is the basic concept of Doppler effect and the frequency of beats। One more thing we have to discuss here is about the reflection of the waves, okay, reflection। अभी जबकि ट्रांसवर्स वेव्स हमको पता है ऑलरेडी दो टाइप के वेव्स होते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। और
दोनों वेव्स जो है वो दो अलग अलग मीडियम से रिफ्लेक्ट हो सकते हैं। ओके, दो अलग अलग मीडियम से रिफ्लेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, सपोज ट्रांसवर्स वेव्स गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द डेंसर मीडियम, सरफेस ऑफ डेंसर मीडियम। मतलब सपोज कि यहाँ पे इस डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पे लेफ्ट साइड में सपोज डेंसर मीडियम है। ओके, ये सपोज इस तरफ डेंसर मीडियम है यहाँ पे। ओके, और दूसरा हम कंसिडर करेंगे दूसरे सिचुएशन में जिसके अंदर लेफ्ट साइड में डेंसर मीडियम होगा and the wave will be traveling from denser medium to rarer medium. Okay, and the same situation will be here. Suppose longitudinal waves के बारे में भी हम सेम वही बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। Suppose longitudinal waves जो है वो they are moving from rarer medium to denser medium. ये suppose denser medium का सरफेस है और यहाँ पे उल्टा हो रहा है नीचे वाली इसमें। Okay, let us discuss now. Suppose that we have a transverse wave. देखो अभी transverse waves कैसे दिखता है? Suppose this is the transverse wave. It is formed on the stretched string like this. तो ये stretched string जब यहाँ पे आएगा, so whenever this wave will try to enter into the rarer denser medium, यहाँ पे denser medium के अंदर जब ये wave enter करेगा, तो no doubt उसका amplitude थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, बिल्कुल. So the refracted wave जो है उसका amplitude बहुत छोटा होगा. No doubt, almost ना के बराबर हम ड्रॉ कर सकते हैं उसको यहाँ पे, but most of the part will get just reflected. Now the reflected part will be drawn by this blue color here. Okay, तो blue color से हम reflected part ड्रॉ करेंगे, तो this will be the situation in which this reflected wave will look like. Okay, इस तरह से हमको reflected wave दिखाई देगा, which will be exactly opposite in phase with respect to the first wave, incident wave. तो इंसिडेंट वेव में और मतलब जाने वाला जो वेव था और आने वाला जो वेव है, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है दिख रहा है? देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई रेडियन हियर। तो पाई रेडियन का यहाँ पे फेज डिफरेंस आ जाता है, याद रखो ठीक से। ओके, व्हेनेवर द ट्रांसवर्स वेव्स गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ डेंसर मीडियम, दिस इज द डेंसर मीडियम हियर, देन इन दैट केस द क्रस्ट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड बाय द ट्रफ। जब रिफ्लेक्ट होता है तो ट्रफ हो जाता है, और जब अगर ट्रफ है ऑलरेडी तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्रस्ट बन जाएगा। तो एंड देयर इज अ फेज रिवर्सल, देयर इज अ फेज चेंज ऑफ पाई रेडियन, बिकॉज द पार्टिकल्स व्हिच आर मूविंग अपवर्ड्स बिफोर रिफ्लेक्शन विल स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड्स आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के पहले जो पार्टिकल ऊपर जा रहे थे वो पार्टिकल सडनली नीचे जाने लग जाएंगे, और इसकी वजह से हमको बोलना पड़ेगा कि देयर इज अ फेज रिवर्सल, देयर इज अ फेज चेंज ऑफ पाई रेडियन इन दिस केस, रिमेंबर। ओके, तो देखो क्या क्या खासियत बताया इसके बारे में। डेंसर मीडियम, जब ट्रांसवर्स वेव्स डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होता है तो उस केस में सबसे पहली बात ये होती है कि देयर इज अ फेज रिवर्सल, द क्रस्ट गेट्स रिफ्लेक्टेड एज अ ट्रफ एंड ट्रफ गेट्स रिफ्लेक्टेड एज अ क्रस्ट, and there is a phase change of pi radian in this case, and also that the particle velocity gets reversed and the wave velocity also gets reversed, remember दोनों velocities reverse होते हैं, क्योंकि देखो वेव जो पहले इस तरफ जा रहा था तो अभी वो इस तरफ जा रहा है, तो वेव वेलोसिटी तो उल्टा हो गया, नो डाउट। पार्टिकल वेलोसिटी, जो पार्टिकल ऊपर जा रहा था वो पार्टिकल नीचे जाने लगेगा, तो वेव पार्टिकल वेलोसिटी भी रिवर्स हो गया, बिल्कुल। तो दोनों वेलोसिटीज रिवर्स होते हैं, लेकिन ऐसा कब होता है? जब ट्रांसवर्स वेव डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होता है तब। ओके, अभी दूसरा हम सिचुएशन बात करेंगे। सपोज वी हैव अ डेंसर ट्रांसवर्स वेव व्हिच इज ऑलरेडी ट्रैवलिंग इन द डेंसर मीडियम हियर। ये देखो, ये डेंसर मीडियम के अंदर एक वेव ट्रैवल कर रहा है, एंड सपोज बाय चांस इट जस्ट इंसिडेंट्स ऑन द surface of rarer medium, then what happens is suddenly its amplitude just gets increased. Here the amplitude will get increased and it will travel into the rarer medium. Some part will travel into the rarer medium, but one part will also get reflected
back in the denser medium, and the reflected part will be drawn here by this yellow color, or no, we'll draw it by green color. Okay, so green color से मैं वो draw कर रहा हूँ. But the interesting thing to note here is that whenever the transverse waves get reflected from the denser medium, the trough remains trough only. देखो यहाँ पे जो trough था पहले वो अभी भी trough ही रहेगा, जो crust था वो अभी भी crust ही रहेगा. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि the waves get reflected in same phase. There is no phase difference between the two waves, incident and reflected here. So there is a phase change of 0 radian in case of the reflection of transverse waves from the surface of rarer medium. This is the surface of rarer medium. Here it is the rarer medium after this, and this is the denser medium actually. तो समझा फर्क क्या है दोनों के बीच में? पहले ये वेव जो है वो ट्रैवल कर रहा था, ट्रांसवर्स वेव जो है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर ट्रैवल कर रहा था, जबकि अब यहाँ पे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के अंदर वो ट्रैवल कर रहा है. तो यहाँ पे क्या हुआ, फेज रिवर्सल नहीं हुआ. और इससे भी आगे जाके क्रस्ट जो था, अगर वो ट्रफ वन के अगर इंसिडेंट होता है, so it will remain trough after reflection, and if it is incident as a crust before reflection, it will incident as reflected as a crust only after reflection. So crust remains crust, trough remains trough, and there is no phase change at all. Okay, now just let us talk about this longitudinal waves here. So when the longitudinal wave just get reflected from the surface of denser medium, what happens is, तो यहाँ पे ये denser medium है और इसके बाहर यहाँ पे rarer medium है. Okay, and consider a wave which is traveling from this point to this point here. मतलब ये wave जो है वो इस तरफ travel कर रहा है suppose. तो and suppose this is the crust, compression here, and then again there is a rarefaction, and there will be a compression again like this, and even again there will be a rarefaction and compression. By chance, if suppose this compression is incident on this rarer medium, what will happen is this compression will remain compression and rarefaction will remain rarefaction only. But here the particle velocity से अगर बात करते हैं, so जो particle यहाँ पे इस तरफ move कर रहे थे, तो वो यहाँ पे पटकने के बाद क्या होंगे, वापस rebound हो जाएंगे. और rebound होने का मतलब क्या है, the particle velocity will get reversed, and since the particle velocity is getting reversed, there is a phase change of pi radian once again here. Okay, pi radian का phase change यहाँ भी होने वाला है जरूर. But compression gets reflected as a compression and rarefactions get reflected as a rarefaction. This happens here in this case. And also particle velocity is reversed and wave velocity also reversed. Wave जो इस तरफ जा रहा था पहले वो इस तरफ जाने लग गया, तो रिफ्लेक्शन हुआ, मतलब वेव वेलोसिटी तो रिवर्स होने वाला ही है. वेव वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट ओनली फॉर द रिफ्रैक्टेड वेव. ये जो रिफ्रैक्टेड वेव अंदर ट्रैवल करता है कि नहीं, इंटर करता है, डेंसर मीडियम के अंदर जो वेव इंटर करता है उसके लिए वेव वेलोसिटी सेम रहता है, नो डाउट. बट द पार्टिकल वेलोसिटी gets reversed for the reflected wave here in this case. And in this case here, in case when the denser medium, already the wave is traveling in the denser medium suppose, and it enters into the rarer medium suppose. तो यहाँ पे अगर वो rarer medium के अंदर अगर enter करता है, तो अभी यहाँ पे क्या होगा देखो ठीक से. Suppose we have a wave which is consisting of compressions, then rarefactions, again compression and rarefaction, again compression and rarefaction. Suppose by chance compression is incident on the boundary. यहाँ पे boundary पे अगर compression आ गया, तो जैसे यहाँ पे compression आएगा, तो when it will get reflected, it will become a rarefaction actually. So immediately, because the particles of denser medium are not free to move, but rarer medium के particles completely they are free to move, and that's why the particles of this rarer medium will just absorb the pressure. ये compression जो है वो यहाँ पे टिक ही नहीं पाएगा, वो compression जो है वो rarer medium तुरंत absorb कर लेगा और वहाँ पे rarefaction तैयार कर देगा. So as soon as the compression is incident on the surface of rarer medium, it will get just reflected as a rarefaction. तो यहाँ पे जहाँ पे compression incident हुआ था वहाँ पे immediately क्या होगा, rarefaction तैयार हो जाएगा. और अगर मान लो कि rarefaction incident हुआ रहता तो वो compression बन जाता, तो
कंप्रेशन रेरफेक्शन बनता है, रेरफेक्शन कंप्रेशन बनता है, नो डाउट। लेकिन अगर पार्टिकल वेलोसिटी की बात करते हैं तो जो पार्टिकल इस तरफ ट्रेवल कर रहा था, इट विल कंटिन्यू टू मूव इन द सेम डायरेक्शन हियर आल्सो, बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ रेयर मीडियम आर लाइट एंड व्हेनेवर द हेवी पार्टिकल, अगर कोई हेवी पार्टिकल अगर किसी लाइट पार्टिकल को अगर धक्का मारता है तो लाइट पार्टिकल को तो बहुत दूर उड़ जाएगा, लेकिन ये हेवी पार्टिकल जो है इट विल कंटिन्यू टू मूव इन द सेम डायरेक्शन just with reduced speed, slightly reduced speed, and that's why the same thing happens here also. And we can see that denser medium, whenever the particles are wave is traveling in the denser medium and it is incidents on the surface of rarer medium, it gets reflected, but the there is no phase change. Okay, zero phase change यहाँ पे होता है, there is no phase change. One thing is that, and at the same time the compression gets reflected as rarefaction and rarefaction gets reflected as compression. या तो फिर से अभी इसमें देखो एक बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो थोड़ा गलती करते हैं या कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि अगर compression rarefaction में बदल रहा है और rarefaction अगर compression के अंदर बदल रहा है, there should be phase change. No, it's not like that. Okay, even if compression gets reflected as a rarefaction and rarefactions get reflected as a compression, still there is no phase change at all, because phase change has to do something with particle velocity. If the particle velocity is reversed, then and then only the phase will change. Otherwise, phase will not change. If the particle continues to move in the same direction, then why the phase will change then? Phase will not change at all. And here the particles of denser medium are very, very strong, are very heavy. And that's why when heavy particles collide on particles of rarer medium, which are very light, so in that case, the velocity is not reversed at all. And that's why there is no phase change at all. But compression gets reflected as a rarefaction and rarefactions get reflected as a compression. Okay. So these are the 4 types of reflections. Okay. So जो longitudinal wave है, तो वो जब एक बात याद कॉमनली कि कोई भी वेव अगर डेंसर मीडियम से अगर रिफ्लेक्ट होता है तो फेस चेंज पाई का होता ही होता है, चाहे वो लॉन्जिट्यूडनल वेव हो या वो ट्रांसवर्स वेव हो। और कोई भी वेव जब रेयर मीडियम के सरफेस से रिफ्लेक्ट होता है तो देयर इज नो फेस चेंज, whether it may be the longitudinal wave or it may be the transverse waves, there is no phase change at all whenever the wave reflected from the surface of rarer medium, remember. And particle velocity जहाँ पे रिवर्स होता है वही फेस चेंज होता है। ओके, और वेव वेलोसिटी तो सभी तरफ रिवर्स होता है, बिल्कुल सारे केसेस में वेव वेलोसिटी तो रिवर्स होता ही होता है जरूर, बट एम्पलीट्यूड डजंट चेंज। ओके, व्हेनेवर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस द एम्पलीट्यूड रिमेन्स द सेम, एम्पलीट्यूड ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव रिमेन्स द सेम। ओके, चलो ठीक है। सो here we have seen about the Doppler effect and the condition for bits, okay, today in today's lecture. So next time, next lecture में हम stationary waves के बारे में discuss करेंगे, which is the actually third topic in this chapter, after which we will continue with the MCQs. And also that I have already shared MCQs file, वेव्स का एक फाइल आपको पीडीएफ फाइल मैंने शेयर किया है ऐप के अंदर। सो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू स्टार्ट सॉल्विंग द एमसीक्यूज फ्रॉम दैट फाइल। तो पीडीएफ में से एमसीक्यूज सॉल्व करना चालू करो, एटलीस्ट कंसेप्चुअल एमसीक्यूज एंड लेवल 1 के जो एमसीक्यूज है वो तो तुम्हारे से होने चाहिए, तुम्हारे से बनने चाहिए, सो दैट वी कैन कंटिन्यू विद द डाउट्स एंड सम एमसीक्यूज फ्रॉम लेवल 2 and 3। ओके, नहीं तो फिर क्या है कि लेवल 1 और 2 में ही पूरा सब हमारा टाइम निकल जाता है, तो उसमें फिर लेवल 3 और उसको टाइम मिलता नहीं है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू स्टार्ट सॉल्विंग द एमसीक्यूज ऑफ लेवल 1 एंड कंसेप्चुअल एटलीस्ट, सो दैट वी कैन कंटिन्यू विद द डाउट्स, एंड डाउट सॉर्ट आउट करके रखो। एंड